तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, ये क्लास आपकी बीएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लास है। बीएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लास है और पेपर आपका दूसरा पेपर है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल, विद्यालय में निर्देशन और परामर्श। इससे पहले हम लोग 2 क्लास देख चुके हैं। उस क्लास में हम लोग यूनिट 1 का ए पढ़ रहे हैं और आज भी हम लोग यूनिट 1 का ए पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको गाइडेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था और गाइडेंस का मीनिंग पढ़ाया था और गाइडेंस का डेफिनेशंस पढ़ाया था और उसके बाद आपको हम गाइडेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं भी पढ़ा दिए थे। इसके बाद हम आपको बोले थे कि गाइडेंस का प्रिंसिपल पढ़ाएंगे कि गाइडेंस का प्रिंसिपल क्या होता है, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि यूनिट 1 के बी में आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो हम लोग प्रिंसिपल को यूनिट 1 के बी में पढ़ लेंगे। और आज हम लोग यूनिट 1 के ए में जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से चलते हैं। तो हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट गाइडेंस का, मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशंस पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा और इसके बाद हम लोग नीड पढ़ेंगे कि गाइडेंस की नीड क्या होती है आज के वीडियो में। और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, स्कोप देखेंगे और स्टेटस। फिर आपका यूनिट 1 का ये खत्म हो जाएगा। फिर यूनिट 1 के बी में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस को पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने आपको गाइडेंस का कॉन्सेप्ट समझाया था कि गाइडेंस का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि सामाजिक स्थिति जो थी, वो सामाजिक स्वरूप जो था वो जटिल हो गया था और फिर व्यक्ति को मार्गदर्शन की आवश्यकता थी समाज के विकास के लिए। फिर इसके बाद हमने आपको मार्गदर्शन का अर्थ भी बताया था कि मार्गदर्शन क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कि सलाह देने का काम किया जाता है, मार्ग दिखाने का काम किया जाता है। फिर इसके बाद हमने आपको गाइडेंस के डेफिनेशंस बताए थे और इसके बाद आपको हमने गाइडेंस की विशेषताएं भी बताई थी। और आज हम लोग निर्देशन की आवश्यकता क्या होती है, गाइडेंस की नीड क्या होती है, इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं और प्रैक्टिकल से संबंधित जो भी फाइल होती हैं, जो भी पीडीएफ होती हैं, वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। इसके बाद देखिए, आज हम लोग गाइडेंस की नीड पढ़ेंगे कि भाई गाइडेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी और हमारे समाज में निर्देशन की क्या आवश्यकता है, क्या निर्देशन के बिना सारे काम नहीं हो सकते, ये जो सब चल रहा है सही से नहीं चल सकता। तो देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट है उसे हमें थोड़ा समझना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है देख लेते हैं। व्यक्ति एवं समाज का समन्वित विकास कल्याणकारी दिशा में हो, इसलिए निर्देशन की आवश्यकता है। व्यक्ति का भी विकास कल्याणकारी दिशा में हो यानी बेहतर दिशा में हो और समाज का भी विकास बेहतर दिशा में हो और व्यक्ति और समाज का जो विकास है वो समन्वित तरीके से हो, इसके लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। समझिए इसे कैसे समझना है। देखिए, एक जो समाज होता है, जो सोसाइटी होती है, अगर हम चाहते हैं कि समाज का सकारात्मक स्वरूप बना रहे, सकारात्मक मतलब क्या कि एक अच्छे समाज का निर्माण यदि हम करना चाहते हैं तो एक अच्छा समाज कैसे बनता है, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा ही एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो जो समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं, यदि वो अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा व्यवसाय करेंगे, अच्छे मूल्यों को अपने अंदर डेवलप करेंगे, तो समाज का, एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो समाज, एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है कि समाज में जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो एक सद्मार्ग पे जाएं, अच्छे मार्ग पे जाएं, ताकि वो समाज के लिए करें कुछ। तो इसके लिए हमें उन्हें निर्देशन देना पड़ता है। समझिए, जो एक बच्चा है वो जब जन्म लेता है, कोई भी एक बच्चा है और वो जब जन्म लेता है तो वो सबसे पहले शैशवावस्था में आता है।
फिर बाल्यावस्था में आता है, फिर किशोरावस्था में आता है और फिर प्रौढ़ावस्था में आता है। और प्रौढ़ावस्था के बाद वो अपना योगदान समाज को देना शुरू करता है, यानी वो समाज में अपना रोल प्ले करता है, समाज के लिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए जो अपना योगदान होता है वो देता है। तो वो अपना योगदान अच्छे तरीके से समाज में कैसे दे पाएगा, जब उसको अच्छे तरीके से निर्देशन मिला होगा बचपन से। शैशवावस्था में परिवार के द्वारा उसे निर्देशन मिलता है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में उसे स्कूल में निर्देशन की आवश्यकता होती है, प्रौढ़ावस्था में उसे समाज के व्यक्तियों द्वारा निर्देशन की आवश्यकता होती है। तभी वो इस अवस्था से गुजर कर समाज के लिए कुछ करना जानता है। तो यानी व्यक्ति समाज के लिए उत्तरदायी है और समाज व्यक्ति के विकास के लिए उत्तरदायी है। भाई एक बच्चे का विकास अच्छे से कैसे हो पाएगा? तभी हो पाएगा जब वो अच्छे समाज में जन्म लेगा। अगर वो एक खराब समाज में जन्म लेता है, जिस समाज के वैल्यू चोरी चकारी लूट खसोट हैं, तो उसके अंदर भी यही वैल्यू आएंगे। तो हमें समाज को भी अच्छा बना के रखना है और व्यक्ति को भी अच्छा बना के रखना है। तो व्यक्ति को अगर अच्छा बनाना है तो एक अच्छा समाज की ज़रूरत पड़ेगी, और समाज को अच्छा बनाना है तो अच्छे व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो समाज और व्यक्ति दोनों के कल्याणकारी विकास के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। अगर इनमें से किसी का भी अच्छे से विकास नहीं हो पाया तो देश को, राष्ट्र को खतरा होता है। तो समझिए यहाँ पे जो व्यक्ति का विकास होता है वो परिवार पे निर्भर होता है, और परिवार किसके अंदर होता है? समाज के अंदर होता है। तो एक अच्छा समाज में यदि जो परिवार रहेगा तो वो परिवार भी अच्छा बनेगा। और वहीं देखिए एक समाज का विकास कब होता है? जब समाज में रहने वाले व्यक्ति अच्छे होते हैं। तो समाज के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है, और इसीलिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है क्या? हाँ, ये थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा नेचर, नेचर हो जाएगा। हाँ देखिए, समाज जब आपका कॉम्प्लेक्स हो, समाज में जब जटिल स्थितियाँ हों, इंडिविजुअल आपके अपने जीवन में जब जटिल स्थितियाँ हों, जटिल परिस्थितियाँ हों, आपके परिवार में कोई विपरीत स्थिति हो, तो निर्देशन की आवश्यकता होती है। भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है, तो फिर निर्देशन की आवश्यकता क्यों होगी? तो जटिल परिस्थितियों से निपटने के लिए, जटिल परिस्थितियों के समाधान के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आपको पता होगा कि हमारे समाज में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें, तो जैसे कि अगर एग्जांपल लेना चाहें तो मान लीजिए एक परिवार में दो भाई हैं, तो दोनों भाई के विचार हो सकते हैं अलग अलग हों, और दोनों के विचार अलग अलग होने से दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो उस लड़ाई झगड़ा के निपटारे के लिए वो दोनों भाई किसी एक के पास जाते हैं मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, निर्देशन प्राप्त करने के लिए। तो वो उनको निर्देशन देता है और कहता है कि खेत ज़मीन के लिए मत लड़ो, ये चीज़ गलत होता है, खेत ज़मीन तुम लोग ऊपर लेके थोड़ी जाओगे, तो शांति से रहो। तो जो निर्देशन उनको देता है वो उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से निपटने के लिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होती हैं उनसे आगे बढ़ के कॉमन प्लेटफॉर्म पे आने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसके बाद चेंज इन सोशियो मोबिलिटी, चेंज इन पॉपुलेशन, सामाजिक गतिशीलता में परिवर्तन। समाज जो है हमारा गतिशील है, उसमें तरह तरह के परिवर्तन होते रहते हैं, तरह तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अगर उसमें खुद को हमें समायोजन करना है तो निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल आप लेना चाहो तो ऐसे ले सकते हो कि पहले डिजिटल का कोई बोलबाला नहीं था, डिजिटल की कोई बात नहीं करता था, लेकिन आज आप जानते हो कि बिना मोबाइल और कंप्यूटर के काम नहीं हो पाता है। तो जो पहले के हमारे दादाजी थे, बाबा जी थे, या हमारे पिताजी हैं, तो उनको आज कहीं ना कहीं मोबाइल सीखने की ज़रूरत है, व्हाट्सएप क्या होता है ये जानने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बिना जो दैनिक गतिविधि वाला काम है वो हो नहीं पाता है। तो समाज गतिशील है, समाज में अनेक तरीके के परिवर्तन होते हैं, तो उस परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को समायोजित करने के लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। जनसंख्या में भी परिवर्तन हो रहा है,
पहले जनसंख्या कम थी लेकिन अब लगातार जनसंख्या हमारे देश की बढ़ रही है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी रिसोर्सेस कम होंगे, जटिल परिस्थिति बढ़ेगी और जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों के बहुत अलग अलग विचार के लोग भी देखने को मिलेंगे। तो एक समाज का कॉम्प्लेक्स समाज का निर्माण होगा और कॉम्प्लेक्स समाज में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, ये चीज़ आपको समझना है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो एक व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, उसके अंदर इनसाइट डेवलप हो, इसके लिए निर्देशन की आवश्यकता है। वो सेल्फ डिसीजन ले सके, इसके लिए निर्देशन की आवश्यकता है। वो सेल्फ डायरेक्शन खुद को निर्देशित कर सके, इसके लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। अलग अलग चीज़ों से एडजस्टमेंट कर सके, खुद के लाइफ को बेटर लाइफ बना सके और अगर अपना लाइफ बेटर बनाएगा तो एक बेटर सोसाइटी का भी वो निर्माण कर पाएगा। फॉर फर्दर प्लानिंग, जो भविष्य के लिए उसे प्लानिंग करनी है, अगर उसको अच्छे तरीके से प्लानिंग करनी है तो निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप एक लाइन में निर्देशन की आवश्यकता को समझना चाहेंगे तो एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, लाइन है, जिसके द्वारा आप निर्देशन की आवश्यकता को समझ सकते हैं। ये क्या लाइन है? लाइफ इज ऑल अबाउट आवर चॉइसेस एंड द डिसीजंस वी मेक। ये क्या बोल रहा है कि जीवन में जैसे जैसे हम विकल्प चुनते हैं और जिस प्रकार के हम निर्णय लेते हैं वही तय करता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, हमारी लाइफ कैसी होगी, हमारा जीवन कैसा होगा। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बेहतर हो, हमारा जो व्यक्तित्व है वो बेहतर हो, तो हमें विकल्पों का चयन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए और जो हम अपने जीवन में निर्णय ले रहे हैं वो निर्णय विवेक पे आधारित होने चाहिए, विजडम पे आधारित होने चाहिए। तो आप समझ जाइए कि अपने जीवन को संवारने के लिए, अपने जीवन को बेहतर संस्करण में ले जाने के लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता जीवन के हर एक पक्ष में होती है। जीवन के हर एक पक्ष में हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, आप ये चीज़ समझ सकते हो। इसके बाद देखिए, जो निर्देशन की आवश्यकता है अलग अलग क्षेत्रों में पड़ती है। जैसे पहला हम ले लें शैक्षिक क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक क्षेत्र में पड़ती है, व्यवसायिक क्षेत्र में पड़ती है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में पड़ती है, राजनीति के क्षेत्र में पड़ती है। तो ये सारे अलग अलग क्षेत्र में हमें निर्देशन की आवश्यकता कैसे, कहाँ, क्यों पड़ती है, एक एक पॉइंट हम लोग विस्तार से देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता, कि शैक्षिक क्षेत्र में हमें निर्देशन की आवश्यकता कहाँ, कब और कैसे पड़ती है। इस चीज़ को हम लोग विस्तार में देखेंगे क्योंकि बीएड हमारा एजुकेशन से ही रिलेटेड है। सबसे पहले हम लोग एजुकेशन वाला देखेंगे, फिर इसके बाद सामाजिक, व्यवसायिक, मनोविज्ञान, राजनीतिक, ये सब हम लोग देख लेंगे कि उसमें निर्देशन की आवश्यकता हमें कैसे पड़ती है। तो शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता को हम इंग्लिश में बोलेंगे नीड्स ऑफ गाइडेंस फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ एजुकेशन। इसमें हमें कैसे निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, देखिए पढ़िए। इसमें कुछ पॉइंट हैं। पहला क्या है? वैयक्तिक भिन्नता के अनुरूप शिक्षा का विकास, टू डेवलपमेंट द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। वैयक्तिक भिन्नता के अनुरूप शिक्षा का विकास। आज आपको पता होता है कि जो एक क्लासरूम होता है, उस क्लासरूम में जो बच्चे होते हैं उन सभी बच्चों में विभिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। सभी बच्चों की रुचियां अलग होती हैं, सभी बच्चे की क्षमता अलग होती है, सभी बच्चे का थिंकिंग अलग होता है, अधिगम शैली अलग होती है। तो इस विभिन्नता के अनुसार हम कैसे शिक्षा को प्लानिंग कर सकें, शिक्षण प्रोसेस को प्लानिंग कर सकें, इसके लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। आइए डिटेल में देखते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत भारत की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। जनसंख्या की इस वृद्धि का समाज के प्राय समस्त क्षेत्रों पर किसी न किसी रूप में प्रभाव हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार की समस्याओं का आविर्भाव जनसंख्या वृद्धि का ही परिणाम है। क्या बोल रहा है कि जैसे भारत हमारा आज़ाद हुआ था, तो भारत आज़ाद होने के बाद जो हमारे भारत की जनसंख्या थी उसमें काफ़ी वृद्धि हुई थी, और जब जनसंख्या वृद्धि हुई तो इसका प्रभाव समाज के सभी क्षेत्रों पे पड़ा, और जैसे सभी क्षेत्रों में पड़ा तो शिक्षा के क्षेत्र में भी जो समस्याएं देखने को मिली उसका कारण भी जनसंख्या वृद्धि था, ये बोला जा रहा है। इसके बाद आगे क्या है?
आगे है आपका, विद्यालय में छात्रों की निरंतर बढ़ती हुई संख्या एक समस्या थी कि भाई विद्यालय में छात्रों की संख्या अधिक बढ़ रही थी। विद्यालयों का अभाव था, जितनी हमारी जनसंख्या थी उसके रेशियो में हमारे पास विद्यालय नहीं थे। प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव था कि जो शिक्षक थे वो ट्रेंड नहीं थे, योग्य नहीं थे। छात्र असंतोष पाए जा रहे थे, भाई अगर शिक्षक ट्रेंड नहीं होंगे, विद्यालयों का अभाव होगा तो छात्र तो असंतोष होंगे ही। तो ये सारी समस्याएं देखने को मिल रही थी। इसके बाद क्या है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह नितांत आवश्यक है कि छात्रों को वैयक्तिक विभिन्नता के अनुरूप ही शिक्षा की व्यवस्था की जाए, कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था की जाए। परंतु विद्यालयी कक्षाओं में छात्रों की निरंतर वृद्धि के कारण, जो विद्यालय के कक्षा थे उसमें छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, तो भाई ऐसे में सभी बच्चों को इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पे शिक्षा दे पाना संभव नहीं था कि भाई सबको अगर हम व्यक्तिगत चीज़ों को ध्यान में रखकर शिक्षा देंगे तो सबके लिए हमें अलग एजुकेशन का प्लानिंग करना पड़ेगा, और अलग प्लानिंग करेंगे तो उसके लिए भाई समय चाहिए, ट्रेंड टीचर चाहिए, तो ये सब हमारे पास थे नहीं। तो विद्यालयी कक्षाओं में छात्रों की निरंतर वृद्धि के कारण इस सिद्धांत का व्यवहारिक प्रयोग देना आज कठिन हो गया है कि भाई हम सबको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पे कैसे उनकी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को प्लान कर पाएँ। तो इसके बाद क्या हुआ, इस स्थिति में निर्देशन सेवाओं के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया जा सकता है। इन सेवाओं के माध्यम से अध्ययनरत छात्रों को स्वाध्याय से संबंधित पाठ्य वस्तु, सीखने की सरल विधियों तथा शिक्षा प्राप्ति के अन्य साधनों का ज्ञान कराकर इस समस्या के हेतु सहायता प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि भाई अगर विद्यालय में छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक है और अगर हम सबके लिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान नहीं कर सकते, तो ऐसे में लेकिन हम उनको निर्देशन तो कर सकते हैं सही से। तो अगर हम उनको सही से निर्देशन करें तो इस प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है। निर्देशन में हमें क्या करना होगा कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जो पाठ्य वस्तु चाहिए वो पाठ्य वस्तु हम प्रोवाइड कराएंगे, जो सीखने की सरल विधियां हैं वो उनको हम बताएंगे, और शिक्षा प्राप्ति कैसे वो अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं उन साधनों का उनको ज्ञान कराएंगे। तो ऐसे निर्देशन देके भी इस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। तो वैयक्तिक विभिन्नता के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था हम निर्देशन के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है छात्र असंतोष की समस्या के समाधान की आवश्यकता। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स अनरेस्ट। अगर विद्यालय में ट्रेंड टीचर नहीं होंगे, विद्यालयों का अभाव होगा, पाठ्यक्रम हमारा व्यवहारिक नहीं होगा, तो छात्र असंतोष तो होंगे ही। तो जो छात्र असंतोष हो रहे हैं उनको सेटिस्फाइड करने के लिए निर्देशन को हमें शिक्षा में इन्वॉल्व करना होगा। तो आइए देखते हैं निर्देशन के द्वारा कैसे हम छात्रों को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वर्तमान शिक्षा पद्धति के अंतर्गत छात्रों के समक्ष केवल पाठ्य वस्तु का संप्रेषण किया जाता है। ये मतलब बोल रहा है कि जैसे जो करंट में हम जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप ज़्यादा जगह देखते होंगे कि सिर्फ उनको हम थ्योरी पढ़ा के छोड़ देते हैं। कोई भी लेसन पढ़ाने के लिए स्टार्ट किए, थ्योरी पढ़ा के यानी जो एक्सप्लेनेशन होता है वो करके टीचर छोड़ देता है। उनके विकास हेतु किसी भी प्रकार के नियोजित प्रयास का आज पर्याप्त अभाव है, यानी उनको प्रैक्टिकल बेस्ड जो चीज़ें हैं उससे उसके लर्निंग के लिए वो टीचर आज नहीं कराते हैं। कोई भी प्लानिंग किया हुआ चीज़ क्लास में कराने की कोशिश नहीं करते हैं। इस स्थिति में छात्र असंतोष का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अब अगर हम किसी छात्र को सिर्फ थ्योरी ही पढ़ा देते हैं, उसको प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें कोई बता ही नहीं रहे, करा ही नहीं रहे हैं, तो छात्र के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि छात्र का सिर्फ एक ही पक्ष का विकास होगा और वो है ज्ञानात्मक। उसके भावात्मक पक्ष का, क्रियात्मक पक्ष का विकास नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर आप अभी देख लें तो हम आपको गाइडेंस पढ़ा रहे हैं, हम गाइडेंस आपको थ्योरी पढ़ा दे रहे हैं, कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, इसमें रियल लाइफ से इसको कनेक्ट करके आपको नहीं बता रहे हैं, तो आपको कोई एक्सपीरियंस गेन नहीं हो पाएगा, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाओगे। गाइडेंस के ऊपर हम आपसे कोई असाइनमेंट न बनवाएं, कोई भी फाइल न बनवाएं, तो फिर आप कैसे चीज़ों को सीखोगे। तो ये चीज़ है, ये बोला ये जा रहा है कि अगर छात्रों को हमें संतोष करना है, उनके अंदर सेटिस्फेक्शन लाना है, तो हमें
क्या करना होगा, निर्देशन भी बच्चों को देना पड़ेगा। हम उनको कोई प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें करने के लिए बोलेंगे, और जब हम प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें उनको करने के लिए बोलेंगे तो उसमें निर्देशन की भी आवश्यकता होगी। तो उसमें हम बच्चों को निर्देशन देंगे और प्रैक्टिकल कराएंगे, तो जो छात्र असंतोष थे वो संतोष हो जाएंगे। इस समस्या को न्यूनतम करने के लिए यह आवश्यकता है कि विद्यालयों एवं, अगर हमें छात्रों को संतोषजनक स्थिति में लाना है तो विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निर्देशन सेवाओं को सक्रिय बनाया जाए कि भाई प्रैक्टिकल कराएंगे, फाइल बनवाएंगे, फील्ड स्टडी कराएंगे, और जब ये सब कराएंगे तो टीचर को बच्चों को उसमें निर्देशन भी देना होगा समय समय पे हर एक चीज़ में। तो निर्देशन सेवा के द्वारा जो छात्र असंतोष की स्थिति में हैं उनको हम संतोष की स्थिति में ला सकते हैं। अब देखिए, अगर छात्र असंतोष हैं और हम ऐसे ही पढ़ाए जा रहे हैं तो इससे घाटा क्या है, निर्देशन को लाना अत्यंत जरूरी है। क्योंकि अगर हम निर्देशन को लाकर छात्र को संतोषजनक स्थिति में नहीं ले जाते हैं तो उनके सृजनात्मक प्रतिभा का विकास नहीं हो पाएगा, चिंतन शक्ति उनकी प्रखर नहीं हो पाएगी, विवेक युक्त निर्णय बच्चे कभी जीवन में नहीं ले पाएंगे। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है आपका अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या के समाधान की आवश्यकता। जो शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या हमें देखने को मिलती है, अगर हम शिक्षा में निर्देशन को इन्वॉल्व कर दें, इंक्लूड कर दें, तो ये जो अपव्यय और अवरोधन की समस्या है वो भी समाप्त हो जाएगी। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, देखिए इसमें क्या है, शिक्षण के क्षेत्र में इस समस्या का आशय वांछित शैक्षिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने से पूर्व ही विद्यालय छोड़ देना या भविष्य में शिक्षा प्राप्ति के अवसरों से वंचित हो जाना। जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है क्लास 5th में और वो क्लास 6 में जाने से पहले ही या क्लास 5th पूरे तरीके से पास करने से पहले ही बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है। तो अगर कोई बच्चा बीच में ही पढ़ाई छोड़ रहा है तो उसको हम अपव्यय बोलते हैं, शिक्षा की भाषा में क्या बोलते हैं, अपव्यय। अब आगे देखिए, जब कोई छात्र वांछित स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने से पूर्व ही शिक्षालय यानी विद्यालय को छोड़ देता है तो इसे शिक्षा की भाषा में अपव्यय की समस्या बोलते हैं। जब एक ही कक्षा में कई वर्ष तक कोई बालक अनुत्तीर्ण होता है कि एक ही क्लास में बार बार फेल हो रहा है तो उसको अवरोधन की समस्या के नाम से जाना जाता है। यानी बोला क्या जा रहा है कि अगर कोई बच्चा बीच में पढ़ाई छोड़ दे रहा है तो उसको हम ड्रॉप आउट यानी कि अपव्यय बोलेंगे, और कोई बच्चा एक ही कक्षा में बार बार अनुत्तीर्ण हो रहा है तो उसको हम अवरोधन बोलेंगे। तो ये शिक्षा में दो समस्या बहुत ही गंभीर रूप से हमें देखने को मिलती है। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर इस समस्या का रूप बहुत गंभीर है, ये अपव्यय और अवरोधन का। तो इसके समाधान के लिए भी हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी। जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं या जो बच्चे एक ही क्लास में बार बार फेल हो रहे हैं तो वो क्यों फेल हो रहे हैं, उनकी कमियों को हम जानेंगे और उनकी कमियों को जानकर उन्हें हम निर्देशन करेंगे कि बच्चा आप यहाँ पे ये गलती कर रहे हो, अगर आप 1 घंटा रोज़ पढ़ते तो आप तुरंत पास हो जाते, आप एक्सरसाइज सही से नहीं हल करते हो, बच्चा टीचर की बातों को ध्यान से नहीं सुनते हो, नोट्स नहीं बनाते हो। उनकी कमियों को पहचानेंगे, जो कमी है उसके हिसाब से उसको निर्देशन करेंगे। और जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं तो उनको पढ़ाई का महत्व तो बताएंगे, या फिर वो घर के काम के चलते तो पढ़ाई नहीं छोड़ रहे हैं, माँ बाप के दबाव में तो पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं। तो जो भी कमी है उस कमी को जानकर निर्देशन के मदद से इन समस्याओं का समाधान शिक्षा के क्षेत्र में किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, जो ये अपव्यय और अवरोधन की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है शिक्षा के क्षेत्र में, इसके कारण क्या हैं भाई, अप्रशिक्षित शिक्षक भी हो सकते हैं कि बच्चा पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा है लेकिन वो ट्रेन टीचर ही नहीं है, अच्छे से पढ़ाते ही नहीं हैं, तो बच्चे का जो इंटरेस्ट है पढ़ाई के प्रति वो कम होगा, और जब बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो ड्रॉप आउट तो हो ही जाएगा, फेल भी होगा। फिर इसके बाद वैयक्तिक विभिन्नता भी हो सकती है कि भाई जो क्लास में बच्चे हैं वो अलग अलग रुचि क्षमता अधिगम शैली के हैं और उनके रुचि क्षमता अधिगम शैली का टीचर ध्यान ही नहीं रख रहा है। तो जब किसी बच्चे की जो रुचि है, जो क्षमता है, जो अधिगम शैली है, उसके विपरीत उसको हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, अधिगम कराने की कोशिश करेंगे, तो ये समस्या देखने को मिलती है। ट्यूशन के लिए मजबूर करना, कुछ टीचर होते हैं सरकारी स्कूल में जो कहते हैं कि अगर हमसे ट्यूशन नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे, ऐसे वैसे पहले होता था, अभी तो सबको पास करना होता है। तो ये ट्यूशन के लिए भी मजबूर करते थे, तो इस वजह से भी बच्चे स्कूल छोड़ देते थे। पाठ्यक्रम अव्यवहारिक होना,
जो हमारा करिकुलम है वो थ्योरेटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है, उसमें लर्निंग बाय डूइंग वाली स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। तो इस वजह से जो बच्चे हैं उनकी जो रुचि है वो करिकुलम के प्रति कम देखने को मिलती है। तो इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन हम निर्देशन के द्वारा कर सकते हैं। जो चीज़ भी जहाँ पे भी कमी आ रही है तो निर्देशन के माध्यम से इस प्रकार की समस्या के उत्तरदायी कारणों को कम करने तथा छात्रों को वांछित दिशा में महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करने हेतु सहायता प्राप्त किया जा सकता है। ये चीज़ है। अगला पॉइंट क्या है? चौथा है सार्थक पाठ्यक्रम के चयन में सहायक, हेल्पफुल इन चॉइस ऑफ रेलिवेंट करिकुलम। यानी कि जब बच्चा 10वीं में जाता है, 9वीं 10वीं में जाता है तो वहाँ पे कुछ उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। चाहे फिर एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जब बच्चा 11th में जाता है तो उसे पीसीएम, पीसीबी, आर्ट्स ये सब चुनने की ज़रूरत होती है। तो इसके चयन के लिए उसे शिक्षक के गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो बच्चा सही स्ट्रीम चूज करे, सही विषय का चयन करे ताकि वो उसको लेकर भविष्य में आगे बढ़े और कुछ अच्छा कर पाए। तो इसके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए इसमें हम पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम का चयन विद्यार्थी की वैयक्तिक भिन्नता के अनुरूप ही होना चाहिए। जिस विद्यार्थी की जैसी एबिलिटी है, जैसी रुचि है, उसे वैसे ही विषय का चयन करना चाहिए। जैसे अगर मेरा रुचि आर्ट्स में है, मुझे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी ये सब पढ़ना अच्छा लगता है तो मुझे 11th या 12th में वही लेना चाहिए। अगर मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी पढ़ना पसंद है तो मुझे वो लेना चाहिए। तो यही बोला जा रहा है कि जैसे हमारे व्यक्तिगत क्षमता है उसी के अनुसार हमें विषय लेना चाहिए। इस दिशा में निर्देशन सेवाओं के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान संभव है। अगर इस दिशा में अगर बच्चे को सही निर्देशन मिले, सही मार्गदर्शन मिले तो वो उस समय सही विषयों का चयन कर सकता है और भविष्य में कुछ अच्छा कर सकता है। इन सेवाओं के आधार पर विभिन्न प्रमाणीकृत परीक्षणों के माध्यम से छात्रों की रुचि, बुद्धि, अभियोग्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जैसे हमें किसी बच्चे को मार्गदर्शन देना है कि भाई उसको कौन सा विषय चयन करना चाहिए, ये हमें उस बच्चे को बताना है, तो हम कोई टेस्ट ले सकते हैं जिससे कि बच्चे की रुचि हमें पता चल जाए, बच्चे के अंदर कितना बुद्धि है उस विषय को लेकर ये पता चल जाए, उस विषय को लेकर बच्चे के अंदर कितनी अभियोग्यता है ये पता चल जाए और उसके आधार पर उसको हम निर्देशन दे सकते हैं। भाई कोई टेस्ट लेंगे हमें कुछ डेटा प्राप्त होगा और उस डेटा का जब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, यानी उस डेटा को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम उसको निर्देशन कर सकते हैं। तथा पाठ्यक्रम की प्रकृति एवं छात्रों की योग्यता में समन्वय करके कि भाई छात्र की योग्यता क्या है और पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, जो विषय हम उसे चुनने के लिए बोल रहे हैं उसका नेचर क्या है और बच्चे की योग्यता क्या है। अगर दोनों में समन्वय होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। समन्वय करके यह निर्धारित किया जा सकता है कि किस छात्र को किस प्रकार के पाठ्यक्रम का चयन करना चाहिए। अगर हमें छात्र की योग्यता का पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि बेटा तुम्हें कौन सा विषय लेना चाहिए। तो यही चीज़ बोल रहा है कि विषयों के चयन में निर्देशन की आवश्यकता देखने को प्रतीत हमें होती है। पाठ्यक्रम के चयन का शिक्षार्थी के भावी जीवन से विशेष संबंध होता है। अगर आप इंटर में गलत सब्जेक्ट चुन लिए, पता था कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ने की आपके अंदर कुछ क्षमता, रुचि कुछ है ही नहीं और ले लिए, तो फिर आप आगे उसमें बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और अगर आप के अंदर हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी पढ़ने में मन ही नहीं लगता और ज़बरदस्ती ले लिए तो फिर आपकी स्टडी बाधित हो जाएगी, यानी आपका भविष्य खराब हो जाएगा। अतः यह आवश्यक है कि विशेषकर हाई स्कूल स्तर पर इन सेवाओं का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। 9 से जो 12 का स्तर होता है, इस स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बच्चों को पड़ती है। लास्ट क्या है? शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता में, शैक्षिक क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता में लास्ट पॉइंट है शैक्षिक उपलब्धि का वांछित स्तर बनाए रखने की आवश्यकता। कि बच्चे का एक बार जो शैक्षिक उपलब्धि बन गया उसको यदि वो कंटिन्यू रखना चाहता है, निरंतर बनाए रखना चाहता है, तो भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। पता चला आप एक बार 10 नंबर ले आए और इसके बाद आपको बहुत घमंड हो गया, फिर आप अच्छे से पढ़ ही नहीं रहे हैं, खूब वाहवाही हो गई, लोग आपकी तारीफ करने लगे, तो अगले बार 10 से 2 नंबर पे आने में आपको समय नहीं लगेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि 10 से 2 नंबर पे आप नहीं आएँ, आप लगातार उसी गति से पढ़ाई करें, तो भी आपको निर्देशन की आवश्यकता
पड़ती है। कैसे पड़ती है, आइए समझते हैं। वांछित शैक्षिक स्तर को तभी बनाए रखा जा सकता है जब छात्र सहज एवं स्वाभाविक रूप से अधिगम कर सकें। जो आपकी शैक्षिक उपलब्धि है उसको तभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं जब आप लर्निंग उसी वे में करते रहें। अगर लर्निंग आपकी थोड़ी भी इधर से उधर हुई तो आपका जो शैक्षिक स्तर है, उपलब्धि का स्तर है, वो भी डैमेज हो जाएगा। निर्देशन प्रक्रिया के द्वारा उन्हें बताया जा सकता है कि वे किन कारणों से संतोषजनक उपलब्धि करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं अथवा अधिगम से संबंधित अपना किन विशेषताओं को उन्हें यथावत बनाए रखना चाहिए। तो यानी जो हम अभी समझा दे रहे हैं, नीचे वाला पढ़ लीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मैं उदाहरण के माध्यम से समझा दूंगा। निर्देशन के माध्यम से अधिगम की सहज प्रक्रिया एवं सीखने की सहज एवं स्वाभाविक युक्तियों से छात्रों को परिचित कराया जा सकता है। देखिए, जैसे कोई बच्चा रोहन है और वो क्लास 6 में पढ़ता है, उसने त्रैमासिक परीक्षा में 74% अंक लाए, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ तो उसके यही अंक 65% में बदल गए। पहली बार 74 आया, उसको खूब घमंड हो गया, लोग, बच्चे, टीचर, माँ बाप सब उसकी तारीफ कर दिए और उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और फिर अर्धवार्षिक पेपर में उसका नंबर कम हो गया। तो जब उसका कम नंबर हो गया तो भाई वो परेशान हो गया। तो टीचर उसको वहाँ पे निर्देशन कर सकता है कि उसका यहाँ पे कम नंबर अर्धवार्षिक परीक्षा में क्यों आया, वो किस प्रकार से अधिगम नहीं कर पाया कि उसका नंबर कम आया, अधिगम करने में क्या क्या उसकी कमियां थी, किस चीज़ को वो कंटिन्यू नहीं रख पाया त्रैमासिक परीक्षा के बाद, जिससे कि वो अर्धवार्षिक परीक्षा में थोड़ा कम नंबर पे आया। तो जब अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद टीचर रोहन को निर्देशन करता है कि तुम्हारा बेटा यहाँ यहाँ कमी था, तुम त्रैमासिक परीक्षा में 74% लाए और फिर तुम्हें बहुत घमंड हो गया, लोग तुम्हारी तारीफ कर दिए, तुम फिर पढ़ाई में बहुत कम ध्यान देने लगे, पहले की तरह पहले तुम 2 घंटा रोज पढ़ते थे, तब 2 घंटा तुम नहीं पढ़ते हो, तुम अभ्यास के प्रश्न भी हल नहीं करते हो, तुम्हारे नोट्स भी कंप्लीट नहीं हैं, तुम असाइनमेंट भी नहीं बनाते हो। तो ये सब उसको कमियां पता चली रोहन को, और उस पर फिर उसने कंटिन्यू काम किया और वार्षिक परीक्षा में उसके 76% अंक आए। तो यानी कि जो शैक्षिक उपलब्धि उसका 74% वाला था, वो फिर से उसको प्राप्त करने में रोहन सफल हो गया। किसके मदद से? निर्देशन की मदद से। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। इस टॉपिक पे मतलब आपका और लंबा क्लास चलेगा, क्योंकि ये निर्देशन की आवश्यकता में सिर्फ आज एक पॉइंट आपका पूरा हुआ है कि शैक्षिक क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है, कैसे पड़ती है। इसके बाद अभी सामाजिक क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में हम देखेंगे कि निर्देशन की आवश्यकता हमें कब, कहाँ, कैसे पड़ती है। तो उस पर मतलब 1-2 वीडियो लेक्चर और होगा। तो आज आप बताइएगा कि जो गाइडेंस का नीड हमने आपको पढ़ाया है, कहाँ पे आपको समझ नहीं आया है, क्या दिक्कतें हुई हैं। हमने मेन रूप से आज ये पढ़ा है कि शैक्षिक क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता हमें कहाँ कहाँ पड़ती है। तो हमने देखा कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है उसके अनुसार यदि हम शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते हैं तो हमें निर्देशन की आवश्यकता है। और इसके बाद छात्र जो असंतोष हैं उनको संतोषजनक स्थिति में ले जाने के लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। और इसके बाद अपव्यय एवं अवरोधन की जो समस्या है शिक्षा में, उसको रोकने के लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता है। सार्थक पाठ्यक्रम के चयन में निर्देशन सहायक है कि बच्चे सही विषय का चुनाव कर पाएँ। और शैक्षिक उपलब्धि का वांछित स्तर बनाए रखने के लिए निर्देशन की आवश्यकता है। तो 5 पॉइंट ये निर्देशन के थे। पहला आपका क्या है कि इंडिविजुअल डिफरेंस के अनुसार एजुकेशन की व्यवस्था कर पाएँ हम। दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका है कि जो छात्र असंतोष थे उनको संतोषजनक स्थिति में ले जाने के लिए निर्देशन की आवश्यकता है कि उनको हम संतोषजनक स्थिति में ले जाएं। तीसरा क्या है आपका? जो शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन देखने को मिलता है उसको रोकने के लिए हमें गाइडेंस की नीड पड़ती है। और चौथा क्या है कि सार्थक विषयों का चुनाव कर पाएँ, सार्थक पाठ्यक्रम का चयन कर पाएँ, इसके लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। पांचवा क्या है? जो शैक्षिक उपलब्धि का वांछित स्तर है, जो शैक्षिक उपलब्धि का वांछित स्तर है उसको कंटिन्यू बनाए के लिए निर्देशन की आवश्यकता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये समझ आया कि नहीं, कहाँ पे समझ नहीं आया, ये ज़रूर आप हमें बताइएगा ताकि हम
अपने शिक्षण की विधि में कुछ सुधार कर पाएँ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन आप कीजिएगा। और इसको देख के आप अपना नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के समय आपको पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा कि आप अपना नोट्स स्वयं से बनाइए वीडियो लेक्चर को देख के। कल हम आपको पढ़ाएंगे सामाजिक क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है।